morning students. So today we will start our new unit, unit 7, and this unit 7 comprises 3 chapters, chapter 9, chapter 10 and chapter 11 of NCERT. तो ये जो यूनिट है इसमें 3 चैप्टर्स हैं, जिसमें से जो पहला चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर 9, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। अब इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जो भी आपने सॉलिड्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा ही होगा कि सॉलिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, और साथ ही साथ उनका शेप, साइज़ या अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स जो भी रहता है वो सब आपने पढ़ रखा है। बट जो हमारा ये यूनिट 7 है उसमें हम क्या पढ़ेंगे? सॉलिड्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, साथ ही साथ लिक्विड और गैसेस मींस फ्लूइड्स की भी बहुत सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर में हमें किसके बारे में पढ़ना है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले इसमें आता है हमारे पास एक टॉपिक, डीफॉर्मिंग फोर्स। डीफॉर्मिंग फोर्स। So what do I mean by deforming force? Deform means change in shape and size. Change in shape and size. It means कि अगर हम किसी बॉडी को डिफॉर्म कर दें, इट मीन्स उसकी शेप और साइज़ में चेंज कर दें, तो जो भी उस पर लग रहा फोर्स है जो वहाँ पे उस बॉडी की शेप और साइज़ को चेंज कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? डीफॉर्मिंग फोर्स। सो व्हाट इज़ डीफॉर्मिंग फोर्स? इट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स दैट कैन चेंज शेप एंड साइज़ ऑफ ए बॉडी, और इसी को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे डीफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। जैसे कि जब आप क्या करते हैं? डो नी करते हैं। डो नी मीन्स जब आप कोई आटा गूंथते हैं तो आपने देखा होगा, तो आप क्या लगाते हैं? उस पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है। जब आप फोर्स लगाते हैं तो उस केस में जो भी आटे का शेप है वो क्या हो जाता है? उसका शेप और साइज़ चेंज होता है। तो इट मीन्स जो आप वहाँ पे फोर्स लगा रहे हो वो कौन सा टाइप का फोर्स है? डीफॉर्मिंग फोर्स। ऐसे ही जब आप सुबह सुबह उठ के ब्रश करते हैं तो ब्रश करने से पहले आप जो कोलगेट ट्यूब है उसको स्क्वीज़ करते हैं, स्क्वीज़ जिससे उस ट्यूब का शेप और साइज़ चेंज होता है। तो इट मीन्स जो आपने उस पर फोर्स लगाया है वो कौन सा टाइप का फोर्स है? डीफॉर्मिंग फोर्स है। अब जब हम बात करते हैं किसी सॉलिड की, ठीक है, किसी भी सॉलिड मटेरियल की, तो उसमें क्या होता है? 2 अलग अलग टाइप के इसमें मटेरियल आते हैं। तो वो कौन कौन से? एक तो आता है उसमें इलास्टिक बॉडी और दूसरी आती है उसमें प्लास्टिक बॉडी। तो यहाँ पे इलास्टिक बॉडी क्या है, प्लास्टिक बॉडी क्या है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, कौन सा फोर्स? डीफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, और डीफॉर्मिंग फोर्स जब हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे, उसके बाद अगर वो बॉडी अपनी ही ओरिजिनल शेप और साइज़ को रिगेन कर रहा है, रिटर्न हो रहा है, तो इट मीन्स वो कौन से टाइप की बॉडी होगी? इलास्टिक बॉडी होगी। जैसे कि आपने रबर बैंड देखा होगा, एग्जाम्पल के तौर पे रबर बैंड। तो रबर बैंड को जब आप डीफॉर्म करते हैं, उस पर डीफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, तो उस टाइम पे तो स्ट्रेच हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप डीफॉर्मिंग फोर्स को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, तो जो रबर बैंड है वो वापस से अपनी जो ओरिजिनल शेप एंड साइज़ है उसको रीगेन कर लेता है एक पर्टिकुलर इलास्टिक लिमिट तक। ये भी आपको पता है कि आप रबर बैंड को ज़्यादा लिमिट तक हम उसे खींच नहीं सकते, क्योंकि अगर उसको हमने ज़्यादा डीफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो एक टाइम ऐसा होगा वो टूट जाएगा। तो आपको याद रखना है कि उसकी एक पर्टिकुलर लिमिट तक अगर हमने, कौन सी वाली लिमिट? कि जो नॉन ब्रेकेबल वाली बात कर रहे हैं, नॉन ब्रेकेबल वाली रेंज में अगर हमने उस पर डीफॉर्मिंग फोर्स लगाया है उस बॉडी पे, और वो अगर हम डीफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद वहाँ पे उसका शेप और साइज़ वो वापस से अपना रिगेन कर रही है, तो वो कैसी टाइप की बॉडी कहलाई जाएगी? इलास्टिक बॉडी कहलाई जाएगी। अब यहाँ पे उस बॉडी की जो प्रॉपर्टी है, उस बॉडी की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी बहुत बार यहाँ पे डिस्कस होगी। इलास्टिसिटी कौन सी प्रॉपर्टी है उस बॉडी की? वो प्रॉपर्टी है द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन द डीफॉर्मिंग फोर्स हैव बीन रिमूव। तो जब हम किसी भी बॉडी पे लग रहा डीफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं, और वो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, उस बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज़ को रिगेन करती है, उसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इसमें
प्लास्टिक बॉडी। अब ये प्लास्टिक बॉडी क्या है, जस्ट इलास्टिक बॉडी का रिवर्स, उल्टा। उल्टा मतलब यहाँ पे क्या है कि जब हम किसी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स हमने लगा दिया तो आपको पता है उसकी शेप और साइज़ भी चेंज होगा, और जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देंगे तो अगर वो बॉडी एज इट इज़ है, मतलब वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज़ को रिगेन नहीं कर रही है, तो इट मीन्स वो कौन से टाइप की बॉडी हो जाएगी, प्लास्टिक बॉडी हो जाएगी। और ऐसी प्रॉपर्टी क्या होती है, प्लास्टिसिटी कहलाई जाती है। तो जैसे कि अगर आप वैक्स देख लें या क्ले, आपने देखा होगा क्ले के साथ भी बच्चे खेलते हैं, जो वहाँ पे क्ले अगर आपने उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो वो उसी टाइप का ही क्या होता है, उसी टाइप का शेप और साइज़ गेन कर लेता है। लेकिन जब हम अपना डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज़ में नहीं आता है। ऐसे ही अगर हम बात करें किसकी, किसी भी वैक्स की, तो अगर हम वैक्स को क्या करते हैं, किसी भी मोम को अगर हम कोई पुश करते हैं या उस पर कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो उस केस में वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज़ को रिगेन नहीं करती है। जब हम उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर देंगे तो वो कैसे टाइप की बॉडी कहलाई जाएगी, प्लास्टिक बॉडी। तो सीधी सीधी साफ बात है कि मेन यहाँ पे कौन है, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो डिफॉर्मिंग फोर्स पहले लगाना है, उसका शेप, उस बॉडी का शेप और साइज़ चेंज करना है, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना है। और डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद अगर हमने उसको रिमूव कर दिया तो अगर वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज़ में आता है तो वो कहलाई जाएगी इलास्टिक बॉडी। अगर वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज़ नहीं गेन करता है तो उसे कहते हैं प्लास्टिक बॉडी। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या यहाँ पे सारी की सारी बॉडीज़, जैसे कि हम बात करते हैं ना बॉडीज़ की, तो बॉडीज़ में क्या अलग से प्लास्टिक बॉडी या इलास्टिक बॉडी हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं? हाँ, हम डिफ़ाइन तो कर सकते हैं, लेकिन जो ये प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी की, वो हर एक बॉडी के अंदर पाई जाती है। वो कैसे, जैसे कि समझ लीजिए मैं रबर बैंड की बात कर रही थी, ठीक है। तो रबर बैंड का एक नॉन ब्रेकेबल रेंज होता है, तो उस नॉन ब्रेकेबल रेंज तक अगर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और देन उसके बाद डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया तो वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज़ को रिगेन कर लेता है, ये आप सभी को पता है। लेकिन तब तक उसने कौन सी अपनी प्रॉपर्टी फॉलो करी है, इलास्टिसिटी की, ओके। लेकिन समझ लीजिए आपने ज़्यादा लार्ज एक्सटेंट पे उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो रबर बैंड है वो टूट जाएगा, और जैसे ही आप अपना डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे क्या वो रबर बैंड दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप और साइज़ में आ जाएगा, जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ेगा। तो इट मीन्स उस टाइम पे, मतलब इलास्टिक लिमिट पार होने के बाद वहाँ पे कौन सी लिमिट स्टार्ट हो जाती है, प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाती है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हर एक बॉडी के अंदर दोनों टाइप की प्रॉपर्टी रहती है, इलास्टिसिटी की भी रहती है, प्लास्टिसिटी की भी, लेकिन इनकी एक रेंज डिसाइड रहती है। तो इलास्टिसिटी की जितनी तक रेंज होगी उस बॉडी के अंदर, ये प्रॉपर्टी जब तक होगी तब तक आप चाहे उस पर कितना भी फोर्स लगा दीजिए, जब उसे आप रिमूव कर लेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज़ पे आ जाएगी। लेकिन जब आप इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा किसी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो उस केस में वहाँ पे वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज़ रिगेन नहीं करेगी, तब उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी शो होगी, प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी शो होगी। इट मीन्स उस बॉडी का फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ दो पर्टिकुलर बॉडीज़ के, एक हो गया स्टील और एक हो गया यहाँ पे रबर। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी किसकी होगी, तो मोस्टली बच्चे आई थिंक यही आंसर करेंगे कि रबर बैंड की होगी, रबर की होगी। बट आपका आंसर गलत है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि स्टील इज़ मोर इलास्टिक देन दी रबर। अब देखिए ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पे देखिए स्टील को क्यों मोर इलास्टिक बोला गया है रबर बैंड के या रबर से। वो इसीलिए बोला गया है क्योंकि देखिए इलास्टिक बॉडी के अंदर कितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी है वो कौन यहाँ पे डिफ़ाइन करता है, यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स। कौन यहाँ पे बताता है कि वो बॉडी ज़्यादा इलास्टिक है, तो वो बताता है डिफॉर्मिंग फोर्स। आप समझ लीजिए कि मैं किसी बॉडी पे क्या कर रही हूँ, स्टील पे फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है। फोर्स मैंने लगाया, तो अब आप खुद सोचिए कि इन दोनों में से, क्योंकि देखिए डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना, रिमूव करके वो अपनी शेप और साइज़ को रिगेन करके रखेगा, और वो मतलब क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, उसका शेप और साइज चेंज नहीं होगा। तो इलास्टिक बॉडी वही कहलाई जाती है। तो इट मीन्स अगर मैं इन दोनों में से देखूं, एक है स्टील और एक है रबर, इन पे मैं
कुछ न्यूटन्स का फोर्स क्या कर रही हूँ, लगा रही हूँ। तो सबसे पहले समझ लिए मैंने यहाँ पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया स्टील और रबर पे, तो इन दोनों पे कोई यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, मतलब इसकी शेप और साइज़ पे कोई चेंज नहीं हुआ। फिर 2 न्यूटन का डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद रिमूव किया, तभी भी इन दोनों पे कोई चेंज नहीं आया। अब ये बताइए कि इन दोनों में से, स्टील और रबर में से, किस पे सबसे ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी कि जिससे वो बॉडी पूरा का पूरा रिमूवल, मतलब जब मैं यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दूँ उसके बाद भी वहाँ पे उसका शेप और साइज़ चेंज हो, तो वो कौन सी बॉडी होगी यहाँ पे। तो ऑब्वियसली आपको पता है इन दोनों में से सबसे हार्ड कौन है, स्टील ही है। तो इट मीन स्टील पे सबसे ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी एज़ कंपैरिजन टू किसके, रबर बैंड के। तो यहाँ पे इट मीन्स कि अगर हम बात करें कि इसकी नॉन ब्रेकेबल रेंज की, कि जिसमें वो बॉडी डिफॉर्म नहीं हो रही है, वो वाली रेंज, मतलब जिसमें बॉडी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है, वो वाली रेंज, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसके पास है, यहाँ पे स्टील के पास है। क्यों? क्योंकि स्टील पे सबसे ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स की ज़रूरत पड़ रही है कि ताकि वो अपना शेप और साइज़ क्या कर दे, आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स चेंज कर दे। लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर छोटे से भी फोर्स अगर हम किस पे, रबर बैंड पे अप्लाई करेंगे, और रबर बैंड का अगर हम फोर्स निकालें, कौन सा वाला फोर्स, जिसमें रबर बैंड टूट जा रहा है, ठीक है, जिसमें रबर बैंड अपने आप को टोटली डिफॉर्म कर दे रहा है आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, तो उस फोर्स की वैल्यू कम ही निकल के आएगी एज़ कंपैरिजन टू स्टील के। तो इट मीन्स कि जो वो रेंज है, इलास्टिसिटी की जो रेंज है या इलास्टिक रीजन जो है, अगर जिस बॉडी का जितना ज़्यादा होगा वो बॉडी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, मोर इलास्टिक होगी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स की किस में ज़रूरत पड़ेगी, किसी को डिफॉर्म करने के लिए, तो वो स्टील में पड़ेगी। तो इट मीन्स सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे इलास्टिक बॉडी है वो कौन है, यहाँ पे स्टील है। इस इलास्टिक बॉडी से आप ये मत समझिए कि यहाँ पे उस चीज़ का खींचने से रिलेशन नहीं है। मेन क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स, कि जब हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तब तो उसने अपने शेप और साइज, लेकिन जब हमने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया तो अगर वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज़ में है तो इट मीन्स वो अभी अपनी कौन सी स्टेट में है, इलास्टिक स्टेट में है, मतलब वहाँ उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, अभी भी इलास्टिसिटी की है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डिफॉर्मिंग फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी कि जिसको रिमूव करने के बाद वो अपना शेप और साइज़ चेंज कर दे, तो वो कौन सा होगा यहाँ पे, मटेरियल स्टील। तो इसलिए स्टील इज़ मोर इलास्टिक देन दी रबर। तो यहाँ पे सीधा सीधा कंसेप्ट क्या है इलास्टिसिटी का, इलास्टिसिटी स्टैंड्स फॉर दी अपोजिशन टू चेंज। यहाँ पे बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, डेफिनेशन तो आप यही लिख दीजिए, लेकिन अगर हम यहाँ पे इलास्टिसिटी का कंसेप्ट देखते हैं तो इलास्टिसिटी का कंसेप्ट क्या होता है, अपोजिशन टू चेंज इन शेप एंड साइज, ठीक है, इन शेप और साइज। जो जितना ज़्यादा अपोजिशन क्रिएट करेगा क्या करने के लिए, अपने चेंज इन शेप और साइज़ को करने के लिए जितना ज़्यादा अपोजिशन क्रिएट करेगा उसके अंदर उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी। तो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा अपोजिशन किसके अंदर है, वो है स्टील के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें ज़्यादा अमाउंट का फोर्स चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे स्टील इज़ मोर इलास्टिक देन दी रबर। तो कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ये याद रखना है कि जो अपोजिशन टू द चेंज इन शेप करेगा, सबसे ज़्यादा अपोज करेगा अपने शेप को, नहीं मैं अपने शेप को चेंज नहीं करूँगा इस फोर्स से, तो उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, इलास्टिसिटी। लेकिन अगर वो ईजिली छोटे से फोर्स से ही क्या हो गया, अपने शेप और साइज़ को चेंज कर दे रहा है, तो इट मीन्स उसके अंदर वहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है, प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं हुक्स लॉ। अब ये जो हुक्स लॉ है ये इलास्टिसिटी का एक बेसिक लॉ है, मतलब कि अब हम इस चैप्टर में मोस्टली इसी लॉ का ही यूज़ करेंगे। अब ये लॉ क्या बोलता है उससे पहले हम यहाँ पे कंसीडर क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे एक वायर कंसीडर करी है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा डक्टिलिटी प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो कर रही है। डक्टिलिटी आपको पता ही है कि जिसमें हम वायर को कितना भी अगर खींच ले तो उसका वहाँ पे क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, मतलब हम मेटल्स को ईजिली वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसे हम डक्टिलिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक वायर के थ्रू एक लोड को सस्पेंड कर रखा है। लोड आपको पता है कि यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, फोर्स होगा, जो ये लोड इस पर्टिकुलर वायर पे अप्लाई करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि इसका वेट होगा, ठीक है। तो लोड मतलब यहाँ पे वेट से रिलेटेड
बात बोली गई है, ठीक है। तो अब ये सोचिए कि जितना ज़्यादा हम यहाँ पे लोड को इंक्रीज़ करेंगे, मतलब जितना ज़्यादा यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा इसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा, उतना ही ज़्यादा मतलब ये वायर क्या होगी, एक्सटेंड होगी, ठीक है, खींचेगी। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, लोड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्सटेंशन। लोड क्या है, वो फोर्स जिस फोर्स के थ्रू हम इस वायर को क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। तो वो एक्सटर्नल फोर्स, या यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी बॉडी जिसका वेट या फिर फोर्स इस पर्टिकुलर वायर को खींच रहा है, तो इट मीन्स दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, लोड। अब एक्सटेंशन किस में हो रहा है, यहाँ पे इस वायर में हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक लोड है, एक एक्सटेंशन है। इनको हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे जब हम इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं तो एक यहाँ पे वर्ड आता है, उसे हम कहते हैं स्ट्रेस, और एक यहाँ पे वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेन। तो देखिए फिज़िक्स में ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। यहाँ पे लोड क्या है, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल फोर्स इस पर्टिकुलर बॉडी पे लग रहा है पर यूनिट एरिया के हिसाब से, उसे हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, स्ट्रेस बोल रहे हैं। इट मीन्स जो लोड इस पर्टिकुलर किस पे लगा रहा है, वायर पे लगा रहा है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रेस। अब इस स्ट्रेस के कारण इसका एक्सटेंशन हो रहा है, खिंचाव आ रहा है इसमें, तो इस खिंचाव को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, स्ट्रेन कह रहे हैं। मतलब देयर इज चेंज इन दी डायमेंशन और लेंथ ऑफ दिस वायर, तो इट मीन्स इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे स्ट्रेन बोलेंगे। तो स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो इट मीन्स जितना ज़्यादा इस वायर पे स्ट्रेस लगेगा, उतना ही ज़्यादा इसमें क्या होगा, स्ट्रेन होगा, उतना ही ज़्यादा इसमें स्ट्रेन अराइज होगा। सो स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दिस इज हुक्स लॉ, ओके। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए स्ट्रेस इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमें हटाना है, प्रोपोर्शनल साइन, तो इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इनटू स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन है, ठीक है। तो स्ट्रेन जब नीचे आ जाएगा तो ऐसा आ जाएगा ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। दो नाम इसके आपको याद रखने हैं, दोनों में से कोई सा भी आप नाम यूज़ कर सकते हैं, या तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या तो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ये कांस्टेंट एक्चुअली हमें ये बताता है कि जो ये बॉडी है, बॉडी मतलब हमने यहाँ पे वायर ले रखी है, ठीक है, कोई भी अगर हमारे पास सॉलिड बॉडी है या बल्क मैटर है, वहाँ पे वो कितना ज़्यादा इलास्टिसिटी उसके अंदर प्रॉपर्टी है, तो वो कौन बताता है, यहाँ पे ये कांस्टेंट बताता है। और ये जो हमारे पास कांस्टेंट है ना, कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, तो वो भी हमारे यहाँ पे 3 टाइप्स के होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रेस हैं या स्ट्रेन हैं, इनके भी अपने अपने टाइप्स हैं। तो वो एक एक करके हम टाइप्स पढ़ेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि इनमें से कौन सा स्ट्रेस लगाने पर बॉडी पे कौन सा स्ट्रेन होता है और उन दोनों का जो रेशियो वो कौन से टाइप का कांस्टेंट देता है। तो इसलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है, वो कितने टाइप के होते हैं और उनको हम कैसे कैसे डिफाइन करते हैं, जिसमें मैं आपको इनके नाम बता देती हूँ कि कितने टाइप के यहाँ पे हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं। 3 टाइप के बताए हैं। पहला होता है इसमें यंग्स मॉड्यूलस, सेकंड होता है बल्क मॉड्यूलस एंड थर्ड होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये जो तीनों हैं, इनका जो हम फॉर्मूला देते हैं वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही देते हैं, लेकिन कौन सा स्ट्रेस आएगा और कौन सा टाइप का स्ट्रेन आएगा वो हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्या बताया, यंग्स मॉडुलस, जिसको वाई से इंडिकेट कराते हैं। दूसरा बताया यहाँ पे बल्क मॉडुलस, जिसको कैपिटल के से इंडिकेट कराते हैं। और तीसरा टाइप का कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, उसको हम एटा से इंडिकेट कराते हैं, ठीक है।